In the last class we were discussing the non-cooperation movement. इस हमने देखा कि कैसे जो 10 खिलाफत कमेटी थी उन्होंने ज्वाइन किया किसके साथ, जो मूवमेंट शुरू की थी गांधी ने, दैट वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. कैसे गांधी ने अप्रूवल लाया उस मूवमेंट का एक स्पेशल सेशन में जो कलकत्ता में हुआ था, फिर जो एनुअल सेशन था एट नागपुर, फिर कैसे फाइनल अप्रूवल मिला कि इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, कैसे प्लान बनाया गया उसी एनुअल सेशन ऑफ नागपुर में कि कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आगे चलेगा और कौन सी एक्टिविटीज़ इसमें करनी पड़ेंगी. तो हमने देखा जब शुरू हो गया फिर दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो कैसे प्रोटेस्ट चले, कैसे लोगों ने बाइकआउट किया इंस्टीट्यूशंस का, कैसे स्कूल्स को छोड़ा, कैसे यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, कैसे उस टाइम पे खादी को प्रमोट किया गया एंड डिफरेंट एक्टिविटी जो उस टाइम पे कैरी आउट की जा रही थी फॉर द सेक ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमने ये देखा था कि एक इंसिडेंट हो गया एट अ प्लेस इन गोरखपुर यूपी एट दिस विलेज कॉल्ड एज चौरी चौरा. तो उस इंसिडेंट की वजह से गांधी जो है उसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद किया था ऑन द 12th of February 1919. पर उसके बाद इन द मंथ ऑफ मार्च ही वॉज अरेस्टेड एंड ही वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर 6 years. जो सेंटेंस मिला था, जो उनको सज़ा मिली थी 6 साल, दैट वॉज जेल. ही वॉज जेल फॉर 6 years. तो इसके आगे हमें देखना है दैट व्हाट ही डिड व्हेन ही वॉज इन जेल. ठीक है, अब बाकी लीडर्स तो बाहर थे, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद की गई थी उसके बाद की बात कर रहा हूँ. जो लीडर्स बाहर थे तो वो गांधी से जब मिलने जाते थे जेल्स में, तो गांधी ने एक पॉलिसी सजेस्ट की थी. You can say that when he was inside the jail, ठीक है, that was policy of it's called struggle, truce and struggle. इसे कहते हैं STS पॉलिसी. ये तब फॉलो करने के लिए गांधी ने बोला जब वो जेल्स में खुद थे. अब ये स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल पॉलिसी क्या थी? गांधी ने कहा था कि स्ट्रगल जो है कंटिन्यूस नहीं चल सकता है. ठीक है, हम एक साथ नहीं लड़ सकते सब चीज़ों के लिए. ठीक है, तो इसीलिए बीच में एक पीरियड ऑफ ट्रूस आना चाहिए. ट्रूस मतलब एक रेस्ट पीरियड जिसमें हम खुद को रिगेन वापस करें. ठीक है, जैसे मूवमेंट चलती है, जैसे यहाँ पे चलती थी, फिर बीच में थोड़ी गैप देते थे जब तक वापस लोग रिगेन होते थे, फिर से एक प्रोटेस्ट शुरू करते थे. तो वैसे ही यहाँ पे गांधी ने सजेस्ट किया था. अभी तक हम कर रहे थे स्ट्रगल जब तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था. अब ये हम कौन सा पीरियड फॉलो करेंगे? ट्रूस. इस पीरियड में हम वापस जो है खुद को रिगेन करेंगे, फिर वापस से शुरू हम क्या करेंगे? फिर से स्ट्रगल. सो दैट वाज अ पॉलिसी ऑफ स्ट्रगल. STS कहते हैं उसको शॉर्ट में, स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल, जो गांधी ने सजेस्ट की थी इनसाइड दी जेल्स. अब इस ट्रूस पीरियड में, यानी कि जो रेस्टिंग पीरियड था जब कोई मूवमेंट नहीं चलानी थी, इस ट्रूस पीरियड में गांधी ने क्या सजेस्ट किया कि क्या करना चाहिए? हमें काम करना चाहिए किस लिए? हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे. ठीक है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. और हमें काम किस पे करना चाहिए? तो रिमूव द अनटचेबिलिटी. तो ये कहा कि जो ये रेस्टिंग फेज है हमारा, फोकस ऑन दीज 3 थिंग्स. ठीक है, ताकि यूनिटी बने रहे और पोजीशंस अच्छी बने किसकी? वुमेन की और अनटचेबल्स की, ताकि इंडिया एक हो जाए. इसीलिए जो नेक्स्ट फिर फेज होगा फिर से स्ट्रगल का, वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल हम शुरू करें किसके खिलाफ? अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटीज. सो दैट वाज द पॉलिसी दैट व्हिच वाज सजेस्टेड बाय गांधी व्हेन ही वाज इन द जेल. ठीक है, सो विल कंटिन्यू राइटिंग. लास्ट पॉइंट जो लिखा था उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यू विल राइट. In this period, Gandhi suggested to follow STS, in brackets convention, struggle, truce, struggle. STS policy. STS policy. Next, okay. According to the strategy of STS, Gandhi believed that masses cannot sacrifice endlessly. Comma. So after every phase of struggle, a period of truce
A period of truce was to be followed. A period of truce was to be followed till the masses were again prepared. Till the masses were again prepared for another mass movement. Till the masses were again prepared for another mass movement. Next, okay. This period of truce was to be utilized. This period of truce was to be utilized for constructive program like number 1, Hindu-Muslim unity. Number 1, Hindu-Muslim unity. Number 2, empowerment of women. Empowerment of women. Empowerment of women. Number 3, abolition of untouchability. Abolition of untouchability. और इसी टाइम पे जब ये प्रोग्राम फॉलो करने के लिए गांधी ने बोला था, कुछ लोगों ने कांग्रेस से फिर रिजाइन कर दिया, क्योंकि वो वैसे भी खुश नहीं थे किससे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। वो पहले भी इसके इजाजत नहीं दे रहे थे। ये कौन पर्सन्स थे? द पर्सनालिटीज ऑफ कांग्रेस। फर्स्ट वाज Annie Besant. She resigned from the Congress. Second was Bipin Chandra Pal. He also resigned from Congress. Third important personality was Muhammad Ali. He was also a part of Congress before being the part of Muslim League. He was a member of Congress. So he also resigned from कांग्रेस। ठीक है, इनको वैसे भी एनसीएम का साथ दे नहीं रहे थे ये, तो इनको ये जो पॉलिसी ऑफ एनसीएम जो चल रही थी, जो स्ट्रगल चल रहा था, दे वर नॉट सपोर्टिंग इट। सो एट द एंड ऑफ दिस एनसीएम दे रिजाइन्ड, ऑल ऑफ द 3 पर्सनालिटीज दे रिजाइन्ड फ्रॉम द कांग्रेस। ठीक है, सो राइट द नेक्स्ट पॉइंट। एट दिस टाइम Annie Besant, Muhammad Ali Jinnah and Bipin Chandra Pal resigned from Congress. तो क्या एनसीएम को कोई क्लास अपोज कर रहा था? लीडर्स की बात नहीं कर रहा हूं, तुमने देखा पहले की लीडर्स क्या कर रहे थे और रिजाइन किसने किया फिर इससे, कांग्रेस से। बट क्या कोई ऐसा क्लास था जो अपोज कर रहे थे एनसीएम को अमंग द पब्लिक, अमंग द मासेस? एक कैपिटलिस्ट क्लास था। कैपिटलिस्ट क्लास समझते हो? द वन हु वर एसोसिएटेड विद द बिजनेसेस। कैपिटलिज्म जो है, जैसा जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज होते हैं, दे वर अपोजिंग दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और सबसे 2 प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज जो अमंग द कैपिटलिस्ट अपोज कर रहे थे किसको? द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये कौन थे? वन वाज नेम्ड एज Feroz Seth, other famous personality of this time was called as Purushottam Das. ठीक है, these were the 2 famous businessmen at that point of time. तो ये दोनों जो है अपोज कर रहे थे किसको? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। अक्सर मैंने स्टेटमेंट्स देखी है एग्जामिनेशन में, जो अपोज कर रहे थे उन पे स्टेटमेंट्स आती है दैट कैपिटलिस्ट क्लास अपोज द नॉन कोऑपरेशन
मूवमेंट। तो ये हमें हर वक्त देखना पड़ेगा, चाहे कोई भी मूवमेंट शुरू होगी, स्ट्रगल शुरू होगी, कौन अपोजिशन में थे, ठीक है। सो कैपिटलिस्ट क्लास वाज फॉर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट विल राइट एनसीएम वाज अपोज्ड बाय NCM was opposed by capitalists like Purushottam Das, like Purushottam Das and Feroz Seth. And Feroz Seth. नेक्स्ट विल बी इवैल्यूएशन। इसका क्या होगा कि एंड पे क्या हो गया, फिर अगर मूवमेंट भी खत्म हो गई, क्योंकि एक साइड से खिलाफत भी चल रहा था, हमने देखा था मूवमेंट शुरू खिलाफत से ही हुई थी इनफैक्ट, फिर खिलाफत के साथ जुड़ गया था एनसीएम। तो व्हाट हैपेंड एट द एंड, पहली बार जो टर्की में हो रहा था वहां के लोगों ने खुद डिक्लेयर कर दिया कि हम सेक्युलर स्टेट है। वो उनने एक अलग से एक हेड बनाया स्टेट का। द पर्सन वाज नेम्ड एज मुस्तफ़ा कमाल पाशा वाज द पर्सन जिसके अंडर वो रोज हो गए, एंड उनने खुद वहां पे कैलिफेट सिस्टम को खत्म किया। तो टर्की को डिक्लेयर कर दिया गया सेक्युलर स्टेट। अब जब खुद ही उनने कर दिया तो बाकी दुनिया के मुसलमान क्या ही लड़ते हैं। दे themselves wanted that it must be declared as a secular state. So it is why जहां पे भी चला था स्ट्रगल फॉर द किसके लिए, सुल्तान के लिए या खलीफा के लिए, वो स्ट्रगल खुद ब खुद खत्म हो गया, क्योंकि टर्की के लोगों ने खुद अपने लिए रास्ता चुना। दैट वाज द वे ऑफ सेक्युलर स्टेट, यानी कि वो डेमोक्रेसी पर बिलीव करने लगे। उनको खलीफा नहीं चाहिए था, सुल्तान नहीं चाहिए था, तो इसीलिए खिलाफत रेलेवेंस भी इंडिया में खत्म हो गया, तो स्ट्रगल भी उसी के साथ खत्म हो गया। अब समझिए, तो ऐसे ही अब किया क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, इसने बहुत ही हिंदू मुस्लिम यूनिटी को क्रिएट किया, क्योंकि एक साथ मूवमेंट शुरू हो गई थी खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो हिंदूज और मुस्लिम्स वापस एक साथ क्या हो गए, यूनाइट हो गए विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लेकिन नेशनलिस्ट लीडर्स जो है वो फेल हो गए। जो यूनिटी थी, इसको एक ऐसी यूनिटी बनाना है, ऐसी एक फीलिंग्स दिस क्रिएट करना जहां पे दिस पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ जाए लोगों की, एक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट वैसे ग्रो हो जाए इस यूनिटी की वजह से, ठीक है। तो वो इसको ऐसे ही चला रहे थे, हिंदूज भी चल रहे थे, मुस्लिम्स भी चल रहे थे। तो वो अलग अलग रिलीजियस रीजंस के लिए शुरू हो गया था। जो मुस्लिम्स का स्ट्रगल शुरू हो गया था, दैट वाज बिकॉज ऑफ रिलीजन, ठीक है। पॉलिटिकल कौन था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इस यूनिटी को वो कन्वर्ट नहीं कर पाए इनटू द नेशनल फीलिंग, दैट वाज द फेलियर ऑफ द लीडर्स, ठीक है। और इनफैक्ट ये भी हो गया था इस टाइम पे कि काफी सारे और लोग कनेक्ट हो गए किसके साथ, मेन स्ट्रीम स्ट्रगल के साथ। चाहे अलग अलग सेक्शन से ही थे, लेकिन मेन स्ट्रीम जो स्ट्रगल था, इंडियन नेशनल स्ट्रगल, उसके साथ काफी लोग जुड़ गए, ठीक है। तो दैट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यू राइट इन दिस हेडिंग आप देंगे evaluation of NCM, then Khilafat question lost its relevance. Khilafat question lost its relevance as in November 1922 Khilafat question lost its relevance as in November 1922 people of Turkey rose under ROUSE rose under Mustafa Kemal Pasha and deprived Sultan of his political powers. Next, okay, Turkey was declared a secular state. Next point you will write, Turkey was declared a secular state and caliphate was abolished. Declared a secular state,
declared a secular state and caliphate was abolished. CALIPHATE, caliphate was abolished. Next, again, there was complete Hindu-Muslim unity. There was complete Hindu-Muslim unity and harmony during this period. Hindu-Muslim unity and harmony, HARMONY, harmony during this period. Next point you will write, more people got connected with mainstream national freedom struggle. Got connected with mainstream national freedom struggle. तो इसके बाद जो फेज शुरू हो गया, जब एनसीएम खत्म हो गया, हमने देखा इवैल्यूएशन, देखा इसका क्या किया एनसीएम ने, तो नेक्स्ट जो फेज शुरू हो गया, कांग्रेस में अब दो आइडियोलॉजीज फिर से इमर्ज हो गई. हमने पहले भी दो आइडियोलॉजीज देखी, अब कौन सी थी, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स की. फिर वापस जुड़ गए 1916 में, लेकिन इस टाइम पे 1922 में फिर से दो आइडियोलॉजीज इमर्ज होगी कांग्रेस के अंदर. ठीक है, ये कौन सी आइडियोलॉजीज, यानी कि जो दो किस्म के लोग इमर्ज हो गए, तो इसको हम कहते हैं फेमसली द फेज ऑफ ओवरऑल, क्योंकि दे वर द मेन फेस ऑफ द स्ट्रगल. ठीक है, तो इस फेज को हम क्या कहते हैं, फेमसली द फेज ऑफ स्वराजिस्ट, यानी कि प्रो चेंजर्स एंड नॉन स्वराजिस्ट, दैट विद इन नो चेंजर्स. तो जो आइडियोलॉजी की बात मैं कर रहा था, कांग्रेस के अंदर जो इमर्ज हो गई, अब कुछ लोग कांग्रेस के अंदर वो चाहते थे कि हम अब पॉलिटिक्स में वापस यू कैन से पार्टिसिपेट करें. हमने देखा था एनसीएम में, जो उसके बाद 1920 में इलेक्शन हो गया था, वो इलेक्शन किसके बेसिस पे होना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 जो उसमें प्रोविजंस दिए थे उसके बेस पे इलेक्शन होने वाला था, लेकिन नेशनलिस्ट लीडर्स ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, बाइकआउट किया था इलेक्शन का. लेकिन इस मोमेंट के बाद अब कुछ लोग चाहते थे कांग्रेस के हम अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, सेम ऑन द बेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990. लेकिन अभी भी कुछ लोग कांग्रेस में थे जो ये चीज नहीं चाहते थे, इसीलिए उनको कहते थे नो चेंजर्स, दे वर नॉट रेडी टू पार्टिसिपेट इनटू द इलेक्शन. वो कहते थे अगर हम इस मोमेंट के बाद फिर से इस प्रोसेस में आगे इलेक्शन हमने लड़ा तो फायदा क्या था अभी लड़ने का हमारा. ठीक है, तो वो कोई तब तो पूरा फेज हमारा जाया है. अगर हम वापस उसी में आगे, हमने बाइकआउट किया है, तो लेट अस फेस द स्ट्रगल एज इट जो इस टाइम पे चल रहा था, हम ऐसी स्ट्रगल को चला लेते हैं. लेकिन फिर भी कुछ लीडर्स लाइक CR दास, यानी कि चितरंजन दास, leader like Motilal Nehru, and leader like one more was there, NC Kelkar. These are the three persons जो चाहते थे कि हम क्या करें, इलेक्शंस में पार्ट ले. जो आगे इलेक्शंस होने वाले, हम जानते हैं कि 3 साल के लिए कौन किसका ये दिस लाइफ पीरियड होता था. जो हाउसेस हमने देखे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में, हमने देखा लोअर हाउस और अपर हाउस. लोअर हाउस की ड्यूरेशन क्या होती थी, 3 साल. तो 1920 में इलेक्शन हो गया था लास्ट, जो बाइकआउट किया था उन्होंने, तो दैट मींस 1923 के बाद फिर से इलेक्शन होने वाला था, यानी कि आगे इलेक्शन आने वाला है. तो इसीलिए ये लोग कह रहे थे हम वी विल टेक पार्ट इनटू द इलेक्शंस बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990. लेकिन जो बाकी लोग थे वो इस चीज के साथ नहीं थे, उन्हीं को बोला गया दिस नॉन स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स. जो ये वाले थे जो चाहते थे, इन्हें कहते हैं स्वराजिस्ट, यानी कि प्रो चेंजर्स, जब चेंज लाना चाहते थे किसी और तरीके से थे, तो इसीलिए दे वर कॉल्ड एज स्वराजिस्ट, और वी कैन से प्रो चेंजर्स हु वर विद द चेंज. ठीक है, सो राइट इन दिस हेडिंग आप यही देंगे, द फेज ऑफ स्वराजिस्ट, दैट इज प्रो चेंजर्स, एंड नॉन स्वराजिस्ट, नो चेंजर्स.
And this will write, after the end of non-cooperation movement, after the end of non-cooperation movement, two types of ideological streams emerged. Two types of ideological streams emerged within the Congress, regarding the course of national struggle, Next, okay. One stream included leaders like C.R. Das, Motilal Nehru, and N.C. Kelkar, who advocated to participate in legislature, by the provisions of Government of India Act, 1919. By the provisions of Government of India Act 1919. इनसे जब पूछा भी गया कि ऐसा क्यों करना चाहते हो आप, इनने ये कहा कि हम मूवमेंट खत्म या स्ट्रगल खत्म नहीं कर रहे हैं, हम बस चाहते क्या है कि हमारी स्ट्रगल अब इनके हाउसेस तक पहुंचे, जो एक काउंसिल्स है हम वहां जाए, इनका काम वहां पे रोके, इनके वर्क में ऑब्स्ट्रक्शंस डाले ताकि हम अपनी मूवमेंट को इन हाउसेस तक एक्सटेंड कर पाए। जो हम अभी अलग से मूवमेंट चला रहे हैं वो अपने हाउसेस में नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं, तो हम वहां जाके उनका काम ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे ताकि हम उनको बताएं व्हाट वी वांट। ये उनकी जस्टिफिकेशन थी किस चीज के लिए, कि जब उन्होंने कहा कि वी वांट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस, तो दे आंसर्ड दैट वी वांट टू एक्सटेंड दिस मूवमेंट टू दिस इन द काउंसिल्स ऑफ द ब्रिटिश। जो यहाँ पे लेजिस्लेचर्स होते हैं उनके बीच में जाके वहाँ पे जब काम रोकेंगे, हम अपनी आवाज़ पार्लियामेंट या उस टाइम पे जो पार्लियामेंट थी यहाँ पे वहाँ तक आवाज़ पहुँचाएंगे, तो दैट विल बी द एक्सटेंशन ऑफ द नेशनल स्ट्रगल टू द काउंसिल्स। दैट वाज देयर जस्टिफिकेशन फॉर द पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शंस ऑन द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, तो नेक्स्ट विल राइट, दे सजेस्टेड दैट nationalists should end the boycott of legislative councils, instead they should enter the parliament and obstruct every work of the councils. Next, okay, they were not giving up on non-cooperation. But wanted to extend it to the councils. This whole scheme was proposed in
और ये सब ये कहाँ जा रहा था? देखो आप खुद बताओ, कॉमन सेंस से लॉजिकली ये सब बातें कहाँ होंगी जब ये मिलते थे आपस में सब? क्या क्या सेशन, आईएनसी की सेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहीं पे इन लोगों ने कहा था कि हम आगे इलेक्शन लड़ेंगे ऑन द बेस ऑफ 1919 एक्ट। लेकिन ये सेशन कौन सा था? द सेशन वाज कॉल्ड एज गाया सेशन ऑफ आईएनसी। गाया इज द नेम ऑफ प्लेस। तो गाया सेशन ऑफ आईएनसी जो था 1922, क्योंकि तभी सब खत्म हो गया था, दैट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी खत्म हो गया था। तो इस सेशन में, इसी सेशन का प्रिजाइडिंग ऑफिसर वाज सीआर दास। ठीक है, तभी इनने वहां पे एडवोकेसी किसकी की? हम इलेक्शन में पार्ट लेंगे आने वाले जो इलेक्शन है। तो इसी सेक्शन को कौन सा नाम दिया गया था? स्वराजिस्ट और प्रो चेंजर्स। ठीक है, तो क्या लिखा आपने लास्ट में? हाँ, दिस होल scheme was proposed in Gaya session of Congress. Gaya session of Congress in 1922. Gaya session of Congress in 1922. Whose president was C.R. Das. Whose president was C.R. Das. रही बात ये गया, where is this place? In which state? It's in Bihar. So next, okay, this stream of Congress were called as Swarajists. और जो दूसरा स्ट्रीम था, जो क्या चाहते थे? वो नहीं चाहते थे काउंसिल्स में एंट्री करना, वो बाइकआउट कंटिन्यू वैसे ही करना चाहते थे। उनका फिर क्या कहना था कि हम वही काम करेंगे जो गांधी ने सजेस्ट किया हमें। वो क्या काम था? ट्रू स्पिरिट जो बताया था गांधी ने जेल से, 3 काम दिए थे गांधी ने कि यूनिटी बढ़ाओ, ठीक है, अनटचेबिलिटी को खत्म करो और अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन करो। तो उन्होंने कहा वी विल कंटिन्यू लाइक दैट, जो हमें गांधी ने सजेस्ट किया है। तो हम काउंसिल एंट्री में बिलीव नहीं करते हैं, सो वी विल नॉट पार्टिसिपेट इनटू द इलेक्शंस। ठीक है, इसमें लीडर्स कौन से थे? इट कंटेन लीडर्स लाइक सरदार वल्लभ भाई पटेल, ही वॉज वन ऑफ द पर्संस, जैसे राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपाला शारी। ये लीडर्स थे जो नहीं चाहते थे काउंसिल एंट्री करना। तो अलग अलग फॉलोअर्स सबके होते थे। तो दे वांट टू स्टिक टू द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, जो किसने सजेस्ट किया था? गांधी ने। सो दे वर अगेंस्ट दिस। इन्हीं को कहा गया था कौन से? नॉन स्वराजिस्ट, इन्हीं को कहते थे नो चेंजेस। ठीक है, ये कोई चेंज नहीं करना चाहते थे अपने प्रोग्राम में। दे वांट टू कंटिन्यू ऑन दी प्रोग्राम गाइडेड बाय गांधी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे आप another section, stream of Congress, another stream of Congress which included leaders like Sardar Vallabhbhai Patel, Rajendra Prasad, C. Rajagopalachari, who wanted to stick to constructive program, advised by Gandhi. Constructive program advised by Gandhi, and they opposed council entry.
council entry. The opposed council entry. Next, okay, this stream was termed as non-Swarajis or no changers. तो जब दो आइडियोलॉजीज बनी कांग्रेस के अंदर, ठीक है, अब ये नहीं था कि कोई डोमिनेंट है कोई कमजोर है आइडियोलॉजी, दोनों बराबर थे। तो इसीलिए एक नई पार्टी बनाई इन तीन लोगों ने, कौन, जो सी आर दास थे एंड मोतीलाल नेहरू, ठीक है, खासकर इन दो ने, दे क्रिएटेड ए न्यू पार्टी कॉल्ड एज स्वराज पार्टी, यानी कि कांग्रेस के अंदर ही एक और पार्टी बनाई कॉल्ड एज स्वराज पार्टी, ठीक है, जिसके खुद जो थे दैट जो मोतीलाल नेहरू थी वाज अ सेक्रेटरी एंड सी आर दास वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ दिस पार्टी, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है स्वराज पार्टी किन्होंने बनाई और किस टाइम पे बनी थी। इट वाज एट द सेम टाइम जब एनसीएम के बाद फिर दो आइडियोलॉजीज इमर्ज हो गई थी कांग्रेस में, स्वराजस और नॉन स्वराजस। सो दिस दे क्रिएटेड द स्वराज पार्टी, जिसमें खुद प्रेसिडेंट इस पार्टी के कौन थे, इट वाज सी आर दास, ही वाज प्रेसिडेंट, एंड मोतीलाल नेहरू, ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी कॉल्ड एज स्वराज पार्टी, ठीक है। लेकिन दोनों सेक्शंस अच्छे से जानते थे, चाहे वो स्वराजस थे चाहे वो नॉन स्वराजस थे, दोनों जानते थे कि ब्रिटिश पे हम प्रेशराइज अगर कर सकते हैं वो सिर्फ करते हैं एक मास मूवमेंट की वजह से कर सकते हैं। तो दोनों जानते थे मास मूवमेंट कितना इंपॉर्टेंट है टू एक्चुअली मेड ब्रिटिश टू एक्सेप्ट द डिमांड्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये खुद भी जानते थे हम कितना भी अलग से अंदर करें, हमारी डिफरेंट आइडियोलॉजीज हो, एंड पे मास मूवमेंट से ही सब कुछ होना है, चाहे हमें कुछ भी एक्सेप्ट करवाना हो ब्रिटिश से, दैट कैन बी ओनली दिस कैन बी ओनली मेड पॉसिबल बाय द मास मूवमेंट। और वो जानते थे कि गांधी की लीडरशिप कितनी इंपॉर्टेंट है, इनको खुद रियलाइज हो गया, क्योंकि गांधी के बाद जो डिविजन्स हो रहे थे अब, इट वॉज ओनली ड्यू टू गांधी जेल में थे, अगर वो बाहर होते तो शायद ये डिविजन्स नहीं होते। तो दोनों ने रियलाइज किया कि गांधी की लीडरशिप बहुत ही जरूरी है, किसके लिए, कांग्रेस के लिए। अब समझ गए। सो इट वाज ऑन 1 जनवरी 1923, 1922 में सेशन, उसमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो गई थी, तो 1 जनवरी 1923 को यह पार्टी बनाई गई थी बाय सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, ठीक है। सो नेक्स्ट विल मेंशन, सो ऑन 1 जनवरी 1923, so on 1 January 1923, Swaraj Party was created. Swaraj Party was created within the Congress. Swaraj Party was created within the Congress with C.R. Das as its president. With C.R. Das as its president and Motilal Nehru as its secretary. Motilal Nehru as its secretary. Next, okay. Though ideologically on different page, though ideologically on different page, though ideologically on different page, but both the factions realized that however important council work may be, but both the factions realized that however important council work may be, but Britishers can be pressurized by a mass movement only. Mass movement only. Next, like, moreover, both the groups accepted
both the groups accepted essentiality of Gandhi's leadership. Essentiality of Gandhi's leadership. सो जब गांधी से ये बात बोली गई जेल में, क्योंकि वो जेल में ही थे तो उनका इंफॉर्मेशन तक पहुंचती थी कि कुछ लोग कांग्रेस में से चाहते हैं काउंसिल एंट्री, वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो ब्रिटिश के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, तो गांधी शुरू से अपोज कर रहे थे इस चीज़ को कि आई एम नॉट विद दिस थिंग, दे शुड नॉट ज्वाइन दी काउंसिल्स। लेकिन हुआ क्या, 1924 में गांधी को रिलीज किया जेल से। सजा तो कितने साल की थी, 6 साल की। दैट वाज फ्रॉम 1922। कहां तक हो जाते 6 साल, 1928 तक। लेकिन 1924 में ही गांधी को छोड़ा गया जेल से ऑन द हेल्थ ग्राउंड्स। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, सो ही वॉज रिलीज ऑन दैट ग्राउंड फ्रॉम द जेल्स। तो जब जेल से वापस आए तो जो ये स्वराजस थे, इन्होंने समझाया गांधी को कि हम क्या करना चाहते हैं, तब जाके गांधी अकोमोडेटिव बन गए किनके लिए, स्वराजस के लिए। एंड ही ऑल्सो एक्सेप्टेड, चले ठीक है आपको हम इजाजत देते हैं दैट यू कैन एंटर इनटू दी काउंसिल्स, यू कैन गो फॉर दी इलेक्शंस। क्योंकि इसी 1924 में आगे इलेक्शंस होने वाले थे, तो 1924 में ही गांधी को छोड़ा। देन ही अलाउड दी स्वराजस दैट यू कैन फाइट द इलेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ठीक है, सो नेक्स्ट विल राइट Gandhi from very beginning was opposed to the council entry. Next, okay, but when Gandhi was released from jail, when Gandhi was released from jail in Feb 1924, in brackets will mention किस basis पे, on health grounds. On health grounds. He became accommodative on health grounds. He became accommodative to the Swarajas. He became accommodative to the Swarajas. Accommodative to the Swarajas. तो इलेक्शंस वैसे ही 1924 में नहीं, 1923 में ही हो गए थे, क्योंकि 1919 में एक्ट आया था। ठीक है, 2021 22 3 साल हो गए, 20, 21 और 22। ठीक है, तब 3 साल हो गए थे। 23 में इलेक्शंस हो गए थे, लेकिन पार्टिसिपेट भी किया था लोगों ने, जो स्वराजस थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब समझिए, लेकिन जब जेल से वो आए फिर उन्होंने उनको समझाया कि हमने क्यों पार्टिसिपेट किया, तब जाके उसने एक्सेप्ट किया, चले ठीक है मान लेते हैं आपका एक्सेप्ट, जो आपने पार्टिसिपेट किया इनटू द काउंसिल्स, तब जाके वो अकोमोडेटिव बन गए किनके लिए, तो द स्वराज्य, जब उन्होंने समझाया जेल से बाहर आके। ठीक है, सो हम देखेंगे आगे कि जो 1923 में इलेक्शन हो गया, जिन स्वराजस ने पार्टिसिपेट किया किसमें, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के बाद उन्होंने कितनी सीट्स जीती उन इलेक्शंस में, उस सीट्स के जीतने के बाद उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स किए, क्या क्या वर्क जो उन्होंने किया, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, हम क्यों काउंसिल एंट्री चाहते हैं, ताकि हम काम रोके किसका, ब्रिटिश का। तो हम देखेंगे वही अचीवमेंट ऑफ स्वराजस क्या होगा आगे, कैसे उन्होंने काम रोका, वेयर सक्सेसफुल इन डूइंग दैट, व्हाट वाज देयर दिस एम इन पार्टिसिपेशन ऑफ द काउंसिल, जो एंट्री इनको करनी थी उसका जो एम था, क्या वो उसमें कामयाब हुए थे या नहीं। तो हम सब देखेंगे अचीवमेंट्स ऑफ स्वराजस क्या रहे। बट इट वॉज दैट दे पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ 1923। नवंबर 1923 में इलेक्शन हो गया था किसका, जो इंडिया में हो गया था ऑन बेसिस ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। ठीक है, आज के लिए मैं यहीं पे रोक रहा हूं। टुमारो विल सी द अचीवमेंट्स ऑफ द स्वराजस आफ्टर पार्टिसिपेशन इन टू द इलेक्शंस। थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे टुमारोज क्लास।